उप्पुकापुरम ये 1992 की एक गांव की अनोखी कहानी है जिसमें गांव की मुखिया अपूर्व गांव की अलग अलग मुसीबतों का हल निकालते। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट होती है चिट्टी जयपुरम गांव से। वैसे तो इस गांव के आसपास बहुत सारे गांव होते हैं, लेकिन ये गांव कुछ ज्यादा ही अनोखा है। ये गांव बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी हिस्ट्री बहुत ही अजीब है। कई सौ साल पहले जब यहाँ राजा महाराजाओं का दौर था, तब यहाँ एक दफा 3 साल तक बारिश नहीं हुई। इसकी वजह से गांव के लोगों को ना तो खाना मिल पाया और ना ही पानी। इन्हीं सभी कारण की वजह से गांव में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इसके बाद राजा के गुरु ने उन्हें एडवाइस दी कि इस भूमि ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हमने इस धरती के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए अब से जो भी मरेगा उसकी बॉडी को नॉर्थ साइड पे ही दफनाया जाएगा। जैसे ही राजा ने ये सब करना शुरू करा तो गांव में फिर दोबारा बारिश होने लगी और सभी यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो गए। और तब से ही ये गांव की परंपरा बन गई और गांव वाले इसे मानते हैं। जब भी कोई मरता है तो उसकी बॉडी नॉर्थ साइड पे ही दफनाई जाती है, जहां लोगों की समाधि बनाई जाती है। उस पत्थर पे लोगों का नाम, जन्म और मौत का कारण लिखा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गांव के मुखिया सुब्बा राजू की मौत हो गई है। सभी गांव वाले मुखिया को समाधि भूमि में दफन करने के लिए ले जा रहे होते हैं। मुखिया के परिवार में उनकी वाइफ और उनकी बेटी अपूर्वा होती है। मुखिया की समाधि के लिए जो पत्थर चुना गया था वो बहुत ही खूबसूरत और चमकदार था, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर पंडित मंत्रों का जाप करके अंतिम समाधि का कार्यक्रम कर रहे होते हैं। सुब्बा राजू का पत्थर देखकर भीमैया अपने लोगों से कहता है, मेरी अंतिम समाधि में इससे भी खूबसूरत और इससे भी बड़ा पत्थर लगना चाहिए। भीमैया जो गांव का सबसे अमीर आदमी होता है। फिर सभी लोग सुब्बा राजू की बॉडी को दफनाने जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं चिन्ना को तो आने दो, लेकिन ये लोग नहीं सुनते और खुद ही दफनाने लगते हैं, जिसके कारण बॉडी उल्टी हो जाती है। फिर सभी चिन्ना को बुलाते हैं। गांव में जितनी भी बॉडी दफनाने का काम होता है वो चिन्ना ही करता है। इसलिए चिन्ना आ जाता है और बॉडी को सही करके दफनाता है। बाद में चिन्ना अपने घर चला जाता है, जहां वो अपनी मम्मी के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है कि मेरे बिना तो कोई बॉडी दफना ही नहीं सकता। फिर चिन्ना मुखिया के पत्थर के बारे में बताता है और उसकी मम्मी हंसने लगती है और हंसते हंसते उसे खांसी आने लगती है। चिन्ना अपनी माँ को पानी देता है और कहता है तेरे भी दिन ज्यादा दूर नहीं है, तू भी जाने वाली है। चिन्ना की मम्मी उससे कहती है मेरे मरने के बाद मेरी एक इच्छा है कि तू मेरी बॉडी को किसी पेड़ के नीचे दफनाए। मुझे ठंडक में रहना पसंद है। लेकिन चिन्ना इस बात को हल्के में लेने लगता है। चिन्ना की मम्मी कहती हैं मेरे मरने के बाद रोना पीटना मत करना, क्योंकि ये तो हमारा पेशा ही है और हमें ये सब शोभा नहीं देता। लेकिन चिन्ना अपनी मम्मी को चुप कर देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी गांव वाले ऑफिस आए होते हैं, क्योंकि अब नए मुखिया का चुनाव होने वाला है। गांव का मुखिया भीमैया और मधु बाबू बनने चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अमीर हैं। मधु बाबू लोगों की नज़र में आने के लिए लोगों की मदद करने का नाटक करता है और अपनी तस्वीरें भी खिंचवाता रहता है। मधु बाबू और भीमैया दोनों ही बहुत एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि अब उन दोनों में से ही कोई एक मुखिया बनेगा। लेकिन गांव की परंपरा के अनुसार गांव के मुखिया के परिवार वालों में से ही किसी को मुखिया बनाया जाता है। इसलिए गांव के मुखिया के लिए अपूर्वा को चुना जाता है। जब अपूर्वा स्टेज पर आती है तो वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। जब उसे मुखिया पद के लिए शपथ लेने के लिए कहा जाता है तो वो उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिससे गांव वालों को यकीन नहीं होता कि वो गांव के मुखिया बन पाई। वहीं मधु बाबू और भीमैया भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो मुखिया नहीं बन पाएंगे। पूरा गांव ही अपूर्वा के मुखिया बनने से दुखी होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वैसे तो भीमैया और मधु बाबू आपस में कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन अपूर्वा को साइड करने के लिए वो प्लान बनाते हैं। अगले शनिवार को गांव की मीटिंग होगी, जिसमें सभी लोग अपनी परेशानियां अपूर्वा को बताएंगे और उस दिन वो उस पर सवालों के ऐसे रॉकेट चलाएंगे कि उस रॉकेट में बैठ के अपूर्वा यहाँ से भाग जाएगी। अब शनिवार आ जाता है और अपूर्वा गाँव के सामने आती है उनके सवालों के जवाब देने के लिए। यहाँ भी अपूर्वा बहुत ज्यादा डरी हुई हो। उसे गांव का मुखिया बनना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अपनी मम्मी के कहने पर जबरदस्ती बनना पड़ा। अपूर्वा के पापा सुब्बा राजू अपने मरने से पहले अपूर्वा को सब कुछ सिखा दिया था कि गांव वालों के सवालों का जवाब कैसे देना है, क्योंकि गांव में वैसे तो कोई सवाल नहीं करता और अगर सवाल करता भी है तो उसका घुमा फिरा कर जवाब दे दो तो वो मान जाते हैं। अपूर्वा जब स्टेज पर होती है तो सभी उससे नॉर्मल सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब वो बड़ी कॉन्फिडेंस से दे देती है। मधु बाबू और भीमैया भी बड़ी मुश्किल मुश्किल सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपूर्वा उनके भी सवालों का जवाब बड़ी ही आसानी से दे देती है, क्योंकि उसे ये सब कुछ उसके पापा ने पहले ही सिखा दिया था, जैसे कि महंगाई और गांव में गंदगी को लेकर। मधु बाबू और भीमैया के लोग अपूर्वा से सवाल पूछ पूछ कर थक जाते हैं
और अपूर्वा भी सवालों का जवाब देते देते थक जाती है। यहाँ भीमैया और मधु बाबू का प्लान फेल हो जाता है। तभी चिन्ना उठता है और अपना हाथ खड़ा करता है और अपूर्वा से सवाल करता है कि गांव में सिर्फ 4 ही जगह बची हैं मरने वालों को दफनाने के लिए, तो इसका क्या सॉल्यूशन है। ये सुनते ही अपूर्वा एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके पापा ने उसे छोटी मोटी समस्याओं का तो सॉल्यूशन बता दिया था। अपूर्वा के पापा ने उसे बताया था इतने सालों में कभी भी किसी ने नया सवाल नहीं किया, और अगर कोई नया सवाल तुमसे पूछ ले तो ये तुम्हारी बदकिस्मती होगी, इसका जवाब तुम्हें खुद ही अपने दिमाग से देना होगा। फिर अपूर्वा 2 दिन का टाइम मांगती है इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए। अपूर्वा घर जाके बौखलाने लगती है। पूरे गांव में बस 4 समाधियों को लेकर ही बातें हो रही हैं, बस 4 समाधियां ही बची हैं कि अब उन जगहों में कौन दफन होगा। ये गांव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। दूसरी तरफ चिन्ना अपनी माँ को अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए लेके गया था। जब वो अस्पताल से लौट रहे होते हैं तो चिन्ना की मम्मी उससे पूछती है, तूने मेरे लिए कोई जगह का इंतजाम किया? लेकिन चिन्ना बात को इग्नोर करने लगता है। इसीलिए चिन्ना की मम्मी उससे वादा लेती है कि तू मेरी बॉडी को इसी गांव में ही दफनाएगा। अपूर्वा अब गांव में हर जगह जाके बॉडी दफनाने के लिए जगह देखती है, लेकिन उसे 1 इंच भी कहीं गांव में जगह नहीं मिलती। इसलिए वो परेशान होकर देर रात अब चिन्ना के घर पहुंच जाती है। अपूर्वा चिन्ना से पूछने लगती है बाकी की वो 5 जगह। चिन्ना तुरंत उसे रोकता है और कहता है 5 नहीं 4 जगह। अपूर्वा बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तब चिन्ना उसे कहता है हमारे पास सिर्फ 4 ही जगह बाकी हैं। अब 4 लोग एक ही दिन तो नहीं मर सकते, तो इसलिए हमारे पास काफी टाइम है, तुम टेंशन मत लो। ये सुनते ही अपूर्वा को एक आइडिया आता है और वो चिन्ना से कहती है तुम्हें गांव में जो भी लगता है कि वो मरने वाला है उसकी लिस्ट बना के दो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि कौन मरने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि चिन्ना अपने दोस्तों के साथ गांव घूम घूम कर लोगों का पता लगाता है और 8 लोगों की लिस्ट बनाता है, लेकिन उसमें सबसे पहले मरने वालों में अपनी मम्मी का नाम रखता है। और अपूर्वा ये 8 लोगों की लिस्ट पूरे गाँव वालों को दिखाती है और कहती है शायद ये लोग आने वाले 1 या 2 साल में मरने वाले हैं, इसलिए अभी हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसी दौरान हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना होगा। अगर लिस्ट में 8 लोगों का नाम है तो पहले 4 जगह किन्हें मिलेंगे? तो अपूर्वा जवाब देती है ये तो सिंपल है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो इस पर मधु बाबू कहता है मेरे दादा तो यहीं दफन होंगे, बाकी तुम 3 लोग और चुन लो। फिर भीमैया अपूर्वा से कहता है उस लिस्ट में नवा नाम तुम मेरा भी लिख दो। इस बात पर अपूर्वा हंसने लगती है और कहती है आप अभी कहाँ जाने वाले हैं, आप तो अभी अच्छे भले तंदुरुस्त हैं। तो भीमैया गुस्सा हो जाता है और कहता है मेरी समाधि बनेगी तो यहीं बनेगी। अपूर्वा परेशान हो जाती है। भीमैया कहता है नमक और कपूर दिखने में समान है, लेकिन दोनों के चरित्र अलग हैं। इस गांव में लोगों को दफनाने की भूमि हमारे ही पूर्वजों ने दी थी, इसलिए मैं इसका पूरा हकदार हूँ। गांव के लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि हमें भी जगह चाहिए। रात में अपूर्वा चिन्ना के सामने गांव वालों को कोस रही होती है कि हर किसी को समाधि स्थान चाहिए। चिन्ना अपूर्वा को शांत करता है और अपनी बचपन की स्टोरी सुनाता है। हम लोग स्कूल में एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। जब तुम होमवर्क करके नहीं आती थी, जब मैं ही तुम्हें अपना होमवर्क दे देता था, लेकिन मेरे पापा के मरने के बाद मैं पढ़ाई छोड़ दी। मेरे जाने से पहले तुमने वादा किया था अगर तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी जरूरत हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब अपूर्वा कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर चिन्ना उससे कहता है मुझे मेरी माँ को दफनाने के लिए जमीन चाहिए। तब अपूर्वा कहती है अब तुम भी शुरू हो गए, अगर मैं गांव में पक्षपात करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। चिन्ना जाने से पहले अपूर्वा को इमोशनल करके जाता है। अगर मेरे पापा नहीं मरे होते तो मेरे और भी दोस्त होते। नेक्स्ट डे अपूर्वा उन 4 जगहों को डिवाइड करने के लिए लॉटरी का फंक्शन रखती है, लेकिन गांव वाले इसे मेले की तरह सजा देते हैं। अपूर्वा एक एक करके एक छोटी बच्ची से पर्ची निकलवाती है, जिसमें पहले 2 नाम गांव की बुजुर्ग औरतों के निकलते हैं और तीसरा नाम मधु बाबू के दादा का निकलता है। चौथा नाम जब अपूर्वा निकालती है तो उसमें भीमैया का नाम लिखा होता है, लेकिन अपूर्वा भीमैया का नाम लेने के बजाय चिन्ना की माँ का नाम ले लेती है। मधु बाबू बहुत ज्यादा खुश होता है और पटाखे फोड़ना शुरू कर देता है। मधु बाबू का एक शराबी साथी उसे कहता है अब तो पार्टी होनी चाहिए, पूरे गांव को दारू से नहलाना चाहिए। मधु बाबू उसकी बात मान लेता है और सभी गांव वालों को अपने घर पर रात में पार्टी के लिए बुलाता है। बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान और दारू लोगों को पिलाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और मधु बाबू के यहाँ एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ अपूर्वा घर में सोने चली जाती है। मुझे कल सुबह 10 बजे से पहले नहीं उठाना। लेकिन अगली सुबह अपूर्वा की मम्मी जोर जोर से उसका गेट खटखटाने लगती है। फिर अपूर्वा तुरंत मधु बाबू के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि शराब पीने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। पूरा गांव सदमे में चला जाता है, क्योंकि जो 4 जगह दफनाने के लिए थी अब वो ये लोग ले जाएंगे। अब अपूर्वा भी ये परेशान हो जाती है कि जिनका नाम लॉटरी में निकला था अब उनका क्या होगा। फिर चिन्ना और उसके साथी चारों को दफन तो कर देते हैं, लेकिन अब कोई मरा तो उसके दफनाने की जगह ही नहीं है। मधु बाबू के साथी उसे कहते हैं लॉटरी में गड्ढा तो हमने जीता था,
ऐसे कैसे किसी को भी गड्ढा दे सकते हैं। वहीं भीमैया बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि एक तो मधुबाबू हार गया और अब अपूर्वा के पास कोई जवाब नहीं होगा, तो उसे मजबूरन मुझे मुखिया बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ चिन्ना भी बहुत ज़्यादा सैड होता है, तो उसकी मम्मी उसे कहते हैं, "तू चिंता मत कर, मुझे पता है तू कहीं न कहीं मेरी समाधि के लिए जगह ढूँढ ही लेगा।" तो चिन्ना अपनी मम्मी से कहता है, "तू चिंता मत कर, तेरी इच्छा लाज़मी पूरी करूँगा।" फिर रात में चिन्ना समाधि स्थान जाता है। फिर हमें पता चलता है यहाँ 4 नहीं 5 लोगों को दफनाने की जगह थी, लेकिन चिन्ना ने एक जगह अपनी माँ के लिए छुपा दी थी। अगली सुबह चिन्ना उसी जगह पर एक पत्थर गाड़ने के लिए अपने घर से पत्थर लेके जा रहा होता है कि रास्ते में अपूर्वा उसे देख लेती है। वो रोक कर पूछती है, "तू क्या लेके जा रहा है?" तो चिन्ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तभी अपूर्वा का एक पार्टी मेंबर देखने जाता है कि उसके हाथ में क्या है। तभी वो पत्थर उसके पैर पे गिर जाता है और हल्का सा टूट जाता है। चिन्ना टूटा हुआ हिस्सा गाड़ी के नीचे छुपा देता है और बाकी पत्थर किसी न किसी तरह छुपा लेता है। अपूर्वा पास के गाँव में ज़मीन देखने जा रही होती है, क्योंकि कितनी ज़मीन में कितने लोग दफन हो सकते हैं, ये सिर्फ चिन्ना को ही पता था, इसलिए वो चिन्ना को ले जाती है। अपूर्वा पास के सभी गाँव में जाकर मदद माँगती है। एक गाँव वाला कहता है, "हमारे यहाँ लोगों को जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता।" एक जगह लोग 1 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन 1 एकड़ के बदले 1 लाख रुपए माँगते हैं, जो उस ज़मीन की 4 गुना ज़्यादा रकम होती है। एक जगह तो राजा डायरेक्ट जगह देने के लिए मना कर देता है और गिफ्ट माँगता है और कहता है, "आप लोग आए लेकिन हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए।" और राजा बताता है, "हमारे यहाँ कुलदेवी की मूर्ति की स्थापना हो रही है।" वो राजा अपूर्वा पर ताना कसता है कि गाँव की मुखिया एक औरत है। तो चिन्ना जवाब देता है, "तो गाँव की कुलदेवी अगर औरत हो सकती है, तो मुखिया औरत क्यों नहीं हो सकती?" तो अपूर्वा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बात वही है कि उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती। और जब वो लोग निराश होकर गाँव वापस आते हैं, दूसरी तरफ मधु बाबू के लोग गाँव में ये अफ़वाह फैला रहे होते हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक-दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन लड़की की शादी कहीं और हो गई। तो लड़का इस गम में जल्द ही जान देने वाला है और अगर वो मर गया, तो उसे गाड़ने के लिए इस गाँव में कोई जगह नहीं होगी। और फिर अपूर्वा जैसे ही वहाँ पहुँचती है, तो गाँव में सब लोग उसे रिज़ाइन देने के लिए कहते हैं। फिर वो पूछती है, "आखिर हुआ क्या?" तो वो बताते हैं कि एक आदमी मरने वाला है और उसको गाड़ने के लिए जगह नहीं है। अपूर्वा अपने रूम में जा रोने लगती है। फिर वो रूम से बाहर निकलती है और मुखिया पद से रिज़ाइन देने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे रोक लेती है। "हमारे खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा। हमारे खानदान की इज़्ज़त ख़याल अब तुम्हें ही रखना होगा।" अपूर्वा जैसे-तैसे फिर मान जाती है। देर रात चिन्ना समाधि स्थान जाकर वो पत्थर वहाँ गाड़ देता है। अगले दिन सुबह अपूर्वा फिर वहाँ पहुँच जाती है। अपूर्वा अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन चिन्ना पे उतारती है और उसे गाँव वालों के बारे में भला-बुरा कहती है। फिर अपूर्वा उस जगह जाने लगती है जहाँ चिन्ना ने वो पत्थर गाड़ा था, पर चिन्ना उसे बात घुमाकर घर जाने को कहता है, लेकिन अपूर्वा का ध्यान उस पत्थर पर चला जाता है। फिर वो चिन्ना से कहती है, "इस पत्थर पर देखो, ना तो इस पे किसी का नाम लिखा हुआ है और ना ही मरने की तारीख लिखी हुई है और ना ही मरने का कारण लिखा हुआ है।" तो फिर चिन्ना कहता है, "100 साल पुराना होगा, इसलिए नाम मिट गया होगा।" फिर यहाँ से अपूर्वा को एक आइडिया आता है और वो फौरन सभी गाँव वालों को बुलाकर उन्हें बताती है, "जो भी हमारे पुराने पूर्वज हैं, जिनकी समाधियों पर उनका नाम नहीं लिखा है या तो मिट गया है, हम उस जगह को फिर से इस्तेमाल करेंगे। उनके शवों को निकाल कर हम लोग एक बड़ा गड्ढा कर और शास्त्रों के हिसाब से उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें गड्ढे में दफन कर देंगे।" फिर अपूर्वा चिन्ना और अपने पार्टी मेंबर्स को उन सभी समाधियों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कहती है और फिर शाम में अपूर्वा के पार्टी मेंबर्स उन सभी समाधियों की जांच कर रहे होते हैं और जांच करते-करते वो चलते-चलते चिन्ना के गाड़े हुए पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। फिर चिन्ना उन्हें भूतों की कहानी सुनाकर डराने लगता है और कहने लगता है कि अब रात हो गई है, हमें अब वापस चलना चाहिए और कल आकर काम शुरू करना चाहिए। पार्टी मेंबर्स उसकी बात सुनकर डर जाते हैं और कल आने की बात करते हैं। फिर आधी रात को चिन्ना हथौड़ी और छेनी लेकर लेकर पहुंच जाता है, हाथ में टॉर्च लिए और सर पर बोरी डाले और उस समाधि पर लिखने लगता है। और फिर जब वो लिखकर फारिग हो जाता है, तो वही शराबी जिसकी वजह से 4 लोग मरे थे, वो उसे भूत समझ लेता है और उसे एक शॉक लग जाता है। अगली सुबह सभी लोग उस आदमी को पंडित के पास ले जाते हैं। वो भूत-भूत चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ चिन्ना और बाकी लोग अस्थियाँ निकालने का काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, पर तभी एक आदमी आता है और उन्हें रोक लेता है, क्योंकि पंडित ने सबको ये बता दिया है कि हमारे पूर्वजों की आत्माएँ निकलने लगी हैं। समाधियों में से सिर्फ शव निकालने की बात से ही ये बात हो गई। अगर सभी समाधियों में से शव निकाल लिए गए, तो ये पूरा गाँव भूतिया गाँव बन जाएगा और गाँव में आत्माओं का राज हो जाएगा और उनके वंशजों को उनकी सताएँगी। अपूर्वा ये सुनकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने सॉल्यूशन तो निकाला था, लेकिन अब लोग दूसरी बात को लेकर लड़ने लग गए हैं।
भीमैया आत्माओं की बात सुनते ही अपने अपने पूर्वजों के पत्थरों पर पेंट करवाने के लिए कह देता है, ताकि कोई भी उनके पूर्वजों को बाहर ना निकाले। बाकी गांव वाले भी चिन्ना को उनके पूर्वजों की बॉडी निकालने के लिए मना कर देते हैं। सभी अपने पूर्वजों के पत्थरों पर जाकर अपने अपने रंग से इन्हें पेंट करने लगते हैं, ताकि उनका कोई भी पूर्वज जमीन से बाहर ना निकले। सभी पत्थरों पर पेंट हो जाता है, सिवाय उस पत्थर के जो चिन्ना ने लगाया था। इसलिए चिन्ना देर रात नीले रंग से उस पत्थर पर पेंट कर देता है, ताकि कोई उसे पहचान ना सके। लेकिन मधुबाबू के लोग मधुबाबू के पास आकर बताते हैं कि आज सुबह में हमने नकली समाधि देखी है। जो पेंट हमने कल किया था वो सुबह तक सूख जाना चाहिए था, लेकिन ये अब तक नहीं सूखा। मतलब किसी ने रात में जाकर पेंट किया होगा, और उस समाधि पे तो पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए पता भी नहीं चल रहा वो समाधि किसकी है। तो मधु बाबू उन्हें उस समाधि का पता लगाने के लिए कह देता है। जैसे ही भीमैया को ये बात पता चलती है, वो भी अपने पूर्वजों के आसपास निगरानी बढ़ाने को कह देता है कि कोई बाहरी आदमी ये कर रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपूर्वा चिन्ना को अपने घर बुलाती है और कहती है, तुम मुझे सच सच बताओ, किसने उस पत्थर पर रंग किया है। तो चिन्ना बहुत ज्यादा घबराने लगता है, और चिन्ना को यूं घबराता देख अपूर्वा उसको पकड़ लेती है कि यही है वो शख्स जिसने ये नकली समाधि बनाई है। इतने में दूसरी तरफ पूरा गांव झगड़ने लगा था और उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने इस समाधि पर कलर किया है। साथ ही वो बाकी समाधियों की भी जांच पड़ताल कर रहे थे। फिर अपूर्वा चिन्ना से पूछती है, आखिर तुमने ये क्यों किया। तो फिर चिन्ना उससे बताता है कि ये सब मैंने अपनी माँ के लिए किया। तो फिर अपूर्वा उसे बताती है कि लॉटरी टिकट के बारे में, क्या क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारी माँ का नाम निकला था। नहीं, असल में नाम तो मैया का निकला था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी माँ का नाम ले लिया। अपूर्वा चिन्ना से बहुत ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि अपूर्वा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिन्ना ऐसा करेगा। फिर अपूर्वा चिन्ना को वो पत्थर हटाने के लिए कहती है। फिर अपूर्वा को पता चलता है कि भीमैया सभी गांव वालों को लेकर समाधि स्थान पर जा रहा है, क्योंकि उन समाधियों में से एक समाधि पर लिखा होता है, भीमैया के खानदान वाले पहले मुखिया थे, लेकिन बच्चा छोटा होने की वजह से सुब्बा राजू के खानदान को मुखिया बनाया गया। लेकिन तब से ही वो मुखिया ही बनते हुए आ रहे हैं। असल में मुखिया का असली उम्मीदवार तो मैं हूँ। ये बात भीमैया सब गांव वालों को बताता है। जब अपूर्वा समाधि स्थान पहुंचती है, तो भीमैया उसे मुखिया का पद खाली करने के लिए कहता है। तो अपूर्वा मान जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी पेड़ से चिन्ना वो पत्थर लेकर नीचे गिर जाता है, और सभी गांव वाले उसे देख लेते हैं। अब गांव का बना हुआ मुखिया भीमैया उसे कहता है कि चिन्ना और उसकी माँ को गांव से निकाल दिया जाएगा, और बाकी बची एक जगह के लिए कल बोली लगाई जाएगी। उसे ये बात मालूम थी कि गांव में उससे ज्यादा कोई बोली नहीं लगा सकता। सभी गांव वाले चिन्ना को बहुत ज्यादा मारते हैं। पूर्वा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है कि तभी चिन्ना का साथी आता है और सबको शांत होने को कहता है, और वो चिन्ना को बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। चिन्ना रोते रोते अब घर पहुंचता है, और तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसकी माँ ने रोने धोने के लिए मना किया। इसके बाद चिन्ना अपनी माँ पर वही लेप लगाना शुरू करता है जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था किसी बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। चिन्ना अपनी मम्मी को बैठकर याद कर रहा होता है। तभी उससे अपनी माँ की कही बात याद आती है कि हमारी हार का कारण बाहरी दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की बुराई होती है जो हमें हराती है। तुम्हारा घमंड ही तुम्हें हराता है। फिर अगले दिन बोली शुरू हो जाती है। भीमैया 10,000 से बोली स्टार्ट करता है। मधु बाबू भी अपने दादा को दफनाने के लिए बोली लगाना शुरू कर देता है। मधु बाबू 40,000 तक जाता है, लेकिन वो फिर पीछे हट जाता है। तभी गांव के एक एक लोग उठने लगते हैं और एक एक रुपए से बोली को बढ़ाने लगते हैं। मैया भी बोली की बढ़ाने लगता है, और बढ़ाते बढ़ाते 1 लाख रुपए तक ले जाता है। फिर इसके बाद कोई भी गांव वाला आवाज नहीं उठाता। बाद में भीमैया वो 1 लाख रुपए मुखिया ऑफिस में जमा कर देता है और अपने दफन होने के लिए जगह खरीद लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चिन्ना अपनी माँ की बॉडी को दफन करने के लिए समाधि स्थान की तरफ ले जा रहा होता है। जब वो समाधि स्थान पर पहुंचता है, तो भीमैया अपने आदमियों से वहां पहरा दिलवाता है, कहीं वो तो भीमैया के आदमी उसे बॉडी दफनाने वहां नहीं देते, क्योंकि वो जगह भीमैया ने खरीद ली है। और अब चिन्ना भी वहां बॉडी दफन नहीं करता, वो बॉडी को आगे की तरफ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक गेट खुलता है और चिन्ना वहां अंदर जाकर अपनी माँ को दफना देता है और उस पर एक पेड़ भी लगा देता है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि चिन्ना अपूर्वा के पास मदद मांगने के लिए आया था। अपूर्वा सभी गांव वालों के पास जाती है और कहती है, अब मैं मुखिया तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का हल निकाल सकती हूँ। आप सभी गांव वाले मेरे घर आना, लेकिन भीमैया और मधु बाबू को बताए बगैर आना।
और सभी गांव वाले अपूर्वा के घर पहुंच जाते हैं। वहां जैसे ही चिन्ना सामने आता है, सभी लोग चिन्ना पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अपूर्वा सभी को शांत कर देती और कहती है ये चिन्ना ही है जो हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। और कहती है हमारे गांव में जब भी कोई मरता है तो ये अकेला ही पूरा सब कुछ संभालता है, और आज वही अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा। फिर सभी गांव वाले चिन्ना की बात सुनते हैं। फिर चिन्ना बताता है जब मेरे पास सभी गांव वालों के पूर्वजों के नाम आए कि मैं उन समाधियों को ना छूऊं, तो मैंने पता लगाना स्टार्ट किया। पता चला कि 300 साल पहले गांव में 4 लोग आए थे, बरदैया, भतरैया, सुरन्ना और मल्लन्ना। ये 4 भाई थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ इस गांव को बसाया। मतलब हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, और एक ही परिवार के होकर हम सब आपस में सिर्फ एक 6 फुट की जगह के लिए लड़ रहे हैं। फिर अपूर्वा सबको बताती है कि भीमैया ने कहा था ना कि नमक और कपूर दोनों एक समान होते हैं, लेकिन इसका मतलब उसने सही नहीं बताया। दोनों को एक समान देखने वाला और एक समान मानने वाला ही सबसे बड़ा चरित्रवान होता है। और इन सब की शुरुआत इसी से ही हुई थी कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा। इसीलिए ये खत्म भी उसी तरह होगा। इसलिए हमें आप सब लोगों की मदद चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि अपूर्वा ने सभी गांव वालों को एक एक करके 1-1 रुपए की बोली बढ़ाने के लिए कहा था, जिसके बाद सभी मान गए थे। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि दूसरे गांव के लोगों ने अपूर्वा को जमीन देने से मना कर दिया था, लेकिन उनमें से एक गांव ऐसा था जो अपूर्वा को 4 गुना ज्यादा कीमत पर जमीन देने पे मान गया था। लेकिन वो आदमी अपने लिए पैसे नहीं मांग रहा था, बल्कि उस गांव में अस्पताल खोलने के लिए पैसे मांग रहा था। अपूर्वा के गांव के लोग मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे, वहीं वो गांव नए जन्मे बच्चों को सहूलतें देने के लिए पैसों का जुगाड़ कर रहा था। इसलिए अपूर्वा ने उन्हें पैसे देकर वो जमीन खरीद, जिस जमीन पर चिन्ना की माँ को दफनाया गया। फिर हम देखते हैं कि अपूर्वा को वापस मुखिया बना दिया गया है, और काफी टाइम बाद चिन्ना एक पेड़ के नीचे लेटा होता है, और ये वही पेड़ होता है जो उसने अपनी माँ की कब्र पे लगाया था। फिर उसे पता चलता है कि उसकी माँ क्यों पेड़ के नीचे समाधि चाहती थी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।